हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब फैमिली ए जुडिशरी जोन में। इस वीडियो का टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय गवर्नर जनरल। इस टॉपिक का मैंने घटना चक्र स्पेक्ट्रम लूसेंट की किताब से नोट्स बनाया है, जिससे पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। आपको बता दूं, इसके पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास का स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन के सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से सीक्वेंस से देख सकते हैं और आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए ए जुडिशरी जोन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन से युद्ध के समय या फिर कौन से संधि के समय। ठीक, तो किसका शासनकाल था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीज़ को वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बंगाल के गवर्नर देखेंगे, फिर उसके बाद से जब होता है आपका 1857 की क्रांति, उसके बाद से जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद से पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो जाते हैं जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो 1857 तक पहले इसमें देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। बंगाल के गवर्नर से स्टार्टिंग होती है इन लोगों की। जो प्लासी का युद्ध होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें जब ये लोग हार जाते हैं प्लासी के युद्ध के बाद, तो इन लोगों को लगता है कि अब बंगाल में गवर्नर हम लोग अपना रख सकते हैं। तो एक गवर्नर जनरल आते हैं और ये आप लोग याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, जिनका सन रहता है 1757 से 1760 व 1765 से 1767 तक। तो ये क्रम आप लोग सन याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ बंगाल में। सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है 1765 से 1773 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब होती है। 1765 से 1773 ईस्वी में। और एक और कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछता है कि द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी। तो पूरे भारत में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट के द्वारा हुई थी, लेकिन बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 से 1773 ईस्वी में ही हो गई थी। अब इसमें क्या था कि कर वसूलना, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले गवर्नर को तथा शासन चलाना नवाब के हाथ में दे दिया गया था। यानी कि जो द्वैत शासन था उसमें पावर को बांट दिया गया कि कौन क्या क्या कार्य करेगा। तो जैसे कि हो गया टैक्स वसूलने का कार्य, सैनिक सुरक्षा का कार्य तथा विदेशी मामलों से संबंध या के कार्य जो है वो बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया, तथा शासन या प्रशासन चलाने का कार्य केवल नवाब को दे दिया गया। तो इस तरीके से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। अब आते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें कौन था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया गया था। अब इलाहाबाद की संधि मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके थ्रू ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग यदि पीछे का वीडियो सीक्वेंस से देख के आएंगे तो आगे बिल्कुल आसानी से आपके माइंड में एक इसकी समझ और यूँ कहें कि स्टोरी के जैसे एक बन जाएगा सीक्वेंस। तो याद नहीं करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक सीक्वेंस के माध्यम से आपको सब सारी बातें याद हो जाएंगी। तो इलाहाबाद की संधि, द्वितीय संधि, नवाब की रक्षा के लिए नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना रखी गई। यानी कि जो वहाँ पे सैनिक रहेंगे वो अंग्रेज रहेंगे, लेकिन उसका खर्चा भी कौन उठाएगा, तो जो नवाब रहेगा वो उठाएगा। अब बंगाल के समस्त क्षेत्रों में उप दीवान नियुक्त किए गए। जब यहाँ पे द्वैत शासन लागू हो गया था, जब द्वैत शासन लागू हो गया बंगाल के क्षेत्र में, ठीक, तो वहाँ पे दो उप दीवान नियुक्त किए गए थे बंगाल में। पहला बंगाल में मोहम्मद रजा खां को रखा गया था और बिहार में राजा सिताब राय को रखा गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार स्पेशल में तो ज़्यादातर पूछा हुआ है कि बिहार के कौन से राजा किसको उप दीवान बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो राजा सिताब राय को, और जो बंगाल के थे वो मोहम्मद रजा को। और इलाहाबाद की संधि में क्या हुई कि नवाब की रक्षा के लिए नवाब के ही खर्च पर अंग्रेजी सेना को रखा गया और कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। यानी कि फ्री टैक्स को, बिना किसी टैक्स के वो लोग व्यापार कर रहे थे। किस संधि के माध्यम से, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के माध्यम से, जो कि हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। मैं यहाँ पे बताती चलूँगी कि कौन कौन से जो गवर्नर जनरल है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आइए अब देखते चलते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं बरे लास्ट, जिनका काल रहता है 1767 से 1769 तक। इनका बस आपको सीक्वेंस याद रखना है कि दूसरे नंबर के थे, बाकी इनका कोई भी कार्य इंपॉर्टेंट
नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कर्टियर। 1769 से 1772 तक इनका शासनकाल रहता है और इनसे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे वॉरेन हेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है। तो देख लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल रहता है 1772 से 1774 तक तथा फिर से 1774 से 1785 तक। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग। अभी आप लोग इसके ऊपर पढ़े थे कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के गवर्नर थे केवल, लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं तो इनको गवर्नर जनरल का तब गवर्नर जनरल का पद आता है तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे तथा वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आइए शुरुआत करते हैं। इनके शासनकाल में क्या होता है, द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है 1773 में। जो कौन लागू किया था, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। तो उसी द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है 1773 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत होती है या फिर रेगुलेटिंग एक्ट लागू होता है 1773 में। अब इस एक्ट में क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर रहते हैं उनको गवर्नर जनरल रहते हैं, उनको एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। किस लिए किया जाता है, गवर्नर जनरल की को सलाह देने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और क्या होता है कि बॉम्बे मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। यानी कि जो मुंबई के और मद्रास के गवर्नर रहते हैं उनको रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है 1774 का एक रोहिल्ला युद्ध होता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा रुहेला के बीच में। तो ये भी पूछता है कि रोहिल्ला युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था या फिर रोहिल्ला युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है कि 1774 में कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। जो आप लोग यहाँ पे सन देख रहे हैं 1772 से 74 तक और 74 से 85 तक जो भी कुछ होगा वहाँ पे कौन रहेगा गवर्नर, तो वॉरेन हेस्टिंग रहेंगे। तो आपको याद रखना है रोहिला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, जो अवध के नवाब रहते हैं शुजाउद्दौला तथा रुहेलाओं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है 1781 का अधिनियम आता है। इसमें गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता हाईकोर्ट की शक्ति का विभाजन हो जाता है। यानी कि हाईकोर्ट का जो पावर होता है और जो गवर्नर जनरल का पावर होता है उसको अलग अलग कर दिया जाता है। कौन से अधिनियम के थ्रू, तो 1781 के अधिनियम के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है इनके कार्यकाल का कि 1775 से 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है आंग्ल मराठा के सभी युद्धों पर, तो आप लोग प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो होता है 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है। यानी कि प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग रहता है। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। किसके द्वारा ये की जाती है, तो विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। इसमें भारत और आसपास के क्षेत्र में शोध को बढ़ाना इस जो सोसाइटी रहती है उसका उद्देश्य रहता है। तो पूछा हुआ है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है और यह कौन से गवर्नर जनरल के अधीन हुई थी। तो आपको याद रखना है विलियम जोन्स द्वारा और वॉरेन हेस्टिंग के अधीन हुआ था। नेक्स्ट इनका आ जाता है कार्य 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, अब इसका क्या उद्देश्य रहता है कि भारतीय मामले और ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को विनियमित करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करना होता है तथा रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया रहता है उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। किसके शासनकाल में, तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, पूछा हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया है, तो वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आता है कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित हो गया। अब कलकत्ता में एक फौजदारी तथा एक दीवानी न्यायालय की स्थापना होती है। 1781 में प्रथम मदरसा खुलता है, ठीक, किसके शासनकाल में, तो वॉरेन हेस्टिंग के। और 1781 में बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना होती है और किसने किया था, जोनाथन डंकन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जो टॉपिक है, जो फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग धीरे धीरे सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना है आपको 1781 में प्रथम मदरसा की शुरुआत, 1781 में ही क्या होता है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होती है जोनाथन डंकन के द्वारा।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं 1780 भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा ये लाया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसकी जब प्रथम समाचार पत्र आया था बंगाल गजट तो उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और किसके द्वारा ये बंगाल गजट राइट किया गया था? संपादक कौन था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति पूछता है बहुत बार कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या फिर घेरे की नीति किसने लाई थी? तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग ने। जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना, इसका यही तात्पर्य था, उद्देश्य था कि जोन बना करके या संगठन बना करके कंपनी की सीमाओं को रक्षा करना तथा राज्यों को उन्हीं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देना। यानी कि जो राज्य खर्चा देगा सैनिकों का तो उन्हीं के खर्चों पर क्या होगा, अंग्रेज क्या करेंगे, उनको सैनिक द्वारा मदद करेंगे। तो ये था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, तो आपको याद रखना है। अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण जो वारेन हेस्टिंग थे उन पर महाभियोग चलाया गया था। तो इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के 1788 से 1795 ईस्वी तक। और तब इनकी जगह पे जो अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था सर जॉन मैकफर्सन को किया गया था, जिनका कार्यकाल था 1785 से 1786 तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो कि रहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल रहता है 1786 से 1793 तक और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक फिर से पुनः रहते हैं ये। तो आपको याद रखना है बिल्कुल इनका सन का क्रम 1786 से 1793 तक, क्योंकि इनकी इस सन के बीच में जो भी कार्य आएगा तो पूछ लेगा कि उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1786 1793 तथा 30 जुलाई 1805 को ये पुनः आते हैं और 5 अक्टूबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर को ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1805 में। इस वजह से इनका शासन खत्म हो जाता है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, आप लोग ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। जब मैं मैसूर युद्ध पढ़ाई थी पिछले वीडियो में तो वहाँ पे इसका डिस्कस किया था कि उस समय कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में और इस युद्ध का सन क्या था 1790 से 1792 में। और बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था कि जो अंग्रेज रहेंगे, ठीक, जो अंग्रेज रहेंगे उनको 90% का हिस्सा दिया जाएगा उपज का, टैक्स का, और जो जमींदार रहेंगे वो क्या करेंगे कि 1/11वां भाग लेंगे, यानी कि 10/11 भाग ले लेंगे आपका अंग्रेज और 1/11 भाग जो जमींदार रहेंगे वो लेंगे, किसान लेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कब की थी? तो 1793 ईस्वी में की थी। अब सिविल सेवा की शुरुआत सबसे पहले हुई थी किसके शासनकाल में? तो कॉर्नवालिस के। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया था इन्होंने। और क्या हुआ था कि 5 अक्टूबर 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई। ये न्यायिक सुधारों के लिए कॉर्नवालिस संहिता कर एंड न्याय अलग अलग कर दिया था। तो आपको याद रखना है कॉर्नवालिस से जुड़ी ये सारी बातें कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, फिर इन्होंने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, फिर इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत की तथा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगाई, यानी कि वो लोग खुद से व्यापार नहीं कर सकते हैं, कंपनी के थ्रू ही करेंगे। और न्यायिक सुधारों के लिए कॉर्नवालिस संहिता की शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट आते हैं सर जॉन शोर, जिनका शासन रहता है यानी जो गवर्नर जनरल रहते हैं 1793 से 1798 तक। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। निजाम एवं मराठा के बीच खरदा की लड़ाई 1795 में होती है और इलाहाबाद का कंपनी में विलय अहस्तक्षेप की नीति इन्हीं के कार्यकाल में होती है और सभी युद्ध से बचना, संधि करने से बचना, मतलब अहस्तक्षेप की जो नीति होती है उसमें यही होता है कि सभी युद्ध जो होंगे उससे बचना चाहिए, संधि करना चाहिए, ठीक, या फिर संधि करने से बचना चाहिए। तो आपको यही याद रखना है कि खरदा की लड़ाई के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो सर जॉन शोर, ठीक। और इलाहाबाद का कंपनी में विलय हुआ था उस समय कौन था? तो सर जॉन शोर। और अहस्तक्षेप की नीति किसने लाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, तो सर जॉन शोर ने ले आई थी। अब अगेन आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी
लॉर्ड वेलेज़ली जिनका शासन रहता है, यानी कि जो गवर्नर जनरल रहते हैं 1798 से 1805 ईस्वी तक। अब सहायक संधि की नीति प्रारंभ हुई थी 1798 में। सहायक संधि आप लोग नाम सुने होंगे। तो सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से शुरू हुई थी 1798 में। और क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जो कि इनका कार्य 1798 से 1805 है। तो इसके मध्य जो भी कार्य हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, तो उस समय लॉर्ड वेलेज़ली ही गवर्नर जनरल रहते हैं। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेज़ली के। तथा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध पर भी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और तंजौर की संधि, तंजौर जो था, तंजौर पर जो इन्होंने किया था अपना कब्जा, महाराणा रणजीत सिंह ने, वो 1799 में किए थे। फिर सूरत 1800 में, और कर्नाटक जो होता है 1801 में का प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन ले लेता है? तो लॉर्ड वेलेज़ली। और ये जो सहायक संधि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछा हुआ है कई बार कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। आइए देख लेते हैं कि इस संधि में हुआ क्या था। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन कर दिए गए। वे कोई युद्ध नहीं करेंगे, सभी विचार विमर्श अंग्रेज करेंगे। ठीक, यानी कि जो विदेशी संबंध था, यानी कि जो भी बाहर की कंपनी या फिर विदेशी व्यापार करने आएंगे भारत में, उनका पूरा ब्यौरा और उनका काम क्या कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। उसमें भारतीय राजाओं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा तथा वे कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी सेना अफसर अधिकारी अंग्रेजों का होगा, यानी कि जो भी सेना होगी वो कौन होगा? अंग्रेज होंगे। प्रत्येक राजधानी में एक अंग्रेजी निवास होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना अन्य यूरोपियों को अपने सेवा में नहीं रखेंगे, यानी कि जो भी अन्य यूरोपीय आए हुए हैं, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, पुर्तगाली हो गए, इनको अपनी सेवा में यदि रखना है राजाओं को, तो उनसे अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ेगी उसके लिए। और नेक्स्ट है, कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि जो कंपनी है वो राज्य जो है उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और शत्रुओं से राज्य की रक्षा करेगी। तो ये था सहायक संधि। आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज बार्लो। इनका रहता है प्रशासन 1805 से 1807 तक। ये अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में याद रखना है। तो जॉर्ज बार्लो से आपको इतना याद रखना है, अहस्तक्षेप नीति की समर्थन और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, यानी कि स्टार्ट रॉबर्ट क्लाइव से हुआ है, तो भारत की स्वतंत्रता तक इन लोगों का पढ़ना है कि जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय रहा है। तो ये टॉपिक लंबा है, तो आई थिंक ये 2-3 पार्ट में आएगा। तो ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट को देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा समझ आ रहा है या नहीं, आप लोग अपनी राय या सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।